दोस्तों, आज मैं जो सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ ये बाकियों से बिल्कुल ही अलग है। जब मैंने ये सीरीज देखी तो मुझे इसकी स्टोरी बिल्कुल ही अलग लगी। अगर आप कोई बढ़िया सी इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। इसमें हर तरफ बस इन्वेस्टिगेशन ही दिखाई गई है, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है ये डार्क होती जाती है। ये कोई भूत प्रेत वाली स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको एक फैमिली के घिनौने राज पता चलेंगे। आशा करता हूँ आप ये सीरीज पूरा देखेंगे। सीरीज का नाम है रनअवे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम साइमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहता है। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ इनग्रिड, 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी पेज जो कि घर से भाग गई है, छोटी बेटी आनिया जो कि इनके साथ ही रहती है, और बेटा सैम वो हॉस्टल में रहता है। तभी साइमन के मोबाइल पर किसी डेव नाम के बंदे का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी 10 बजे तुम्हें वहीं पर मिलेगी, मेरे पैसे ट्रांसफर कर देना और मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। फिर वो बिना किसी को बताए उस पार्क में पहुंच जाता है जहां पर उसको बुलाया गया था और आसपास देखने लगता है। तभी उसको कहीं से गाना गुनगुनाने की आवाज आती है और जब वो उस तरफ जाता है तो उसको उसकी बेटी मिल जाती है। इस लड़की का नाम पेज था। इसके चेहरे को देखकर लग रहा था किसी ने इसको बुरे तरीके से मारा है, लेकिन जब वो अपनी बेटी के पास जाता है तो वो वहां से भागने लगती है। फिर वो भी अपनी बेटी का पीछा करने लगता है और थोड़ी दूर जाकर उसको पकड़ लेता है। फिर वो अपनी बेटी को विश्वास दिलाता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन इतने में वहां पर पेज का बॉयफ्रेंड एरन आ जाता है जो कि 1 नंबर का नशेड़ी था। वो साइमन को कहता है कि तू इसका पीछा छोड़ दे बुड्ढे। फिर जब साइमन फिर से अपनी बेटी का पीछा करने लगता है तो वो नशेड़ी साइमन को रोकने की कोशिश करता है। फिर साइमन उस नशेड़ी को खूब मारता है और जब वो फिर से अपनी बेटी के पास जाने लगता है तो पार्क में मौजूद कुछ लोग उसको नीचे गिरा लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उस समय वहां पर एक छपरी नल्ली यूट्यूबर भी थी और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना लेती है और पेज वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और साइमन को पकड़ कर ले जाती है। दरअसल पेज एक बहुत अच्छी लड़की हुआ करती थी जो कि हमेशा खुश रहती थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक नशेड़ी आ गया और उसने पेज को भी नशे की लत लगा दी। अब घर वाले उसको नशा करने नहीं देते थे, इसलिए वो घर से भाग गई, जिसको ढूंढने के चक्कर में साइमन हवालात में पहुंच गया। तभी कुछ देर बाद साइमन से मिलने के लिए उसकी वकील आती है जिसका नाम जेसिका है। वो कहती है कि किसी को भी मत कहना कि वो लड़का तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए रोक रहा था और फिर तुमने उसको पीट दिया। याद रहे तुम वहां पर खतरे में थे और तुमने अपने बचाव में उसको पीटा। फिर वो बताती है कि एक छपरी यूट्यूबर ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी और उसका एक छोटा हिस्सा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जिसमें ये दिख रहा है कि एक अमीर आदमी किसी गरीब बेघर को पीट रहा है। कमेंट्स मत पढ़ना वरना दिल टूट जाएगा। फिर जेसिका उसको अपनी बेटी के बारे में बताने को कहती है। साइमन बताता है कि 6 महीने पहले वो 2 दिन के लिए घर पर आई थी। उस समय उसका बर्ताव बहुत ही खराब था। फिर वो घर से चली गई और कभी भी वापस नहीं लौटी। मैं तब से ही उसको ढूंढ रहा हूँ। फिर जेसिका साइमन को हवालात से छुड़वा लेती है और उस पर कोई चार्ज भी नहीं लगने देती। लेकिन जब वो साइमन को बताती है कि उस वीडियो पर 2 मिलियन व्यूज हो गए हैं तो वो टेंशन में आ जाता है। अगले सीन में हम एलिना नाम की एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि किसी लेडी पर नजर रखे हुए थी। फिर वो उस लेडी का कुत्ता चुरा लेती है और बाद में उस कुत्ते के गले में पहनाए हुए लॉकेट से मोबाइल नंबर देखकर उसको फोन करके कहती है कि तुम्हारा कुत्ता मुझे मिल गया है, एड्रेस बताओ, मैं देने के लिए आ रही हूँ। दरअसल उस लेडी का नाम था मारिया और वो एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी। फिर एलिना उसका कुत्ता लेकर वहां पर पहुंच जाती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। फिर एलिना खाना खाने के लिए वहीं पर बैठ जाती है ताकि उस लेडी के बारे में और भी बहुत कुछ जान सके। लेकिन तभी एलिना के पास सेबेस्टियन नाम के एक बिजनेसमैन का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है। दूसरी तरफ जब साइमन अपने घर पर पहुंचता है तो उसके पास उसके जान पहचान वाले लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और जब वो फेसबुक ऑन करके देखता है तो पता चलता है कि वो वीडियो बहुत सारे पेजेस पर अपलोड हो चुकी है और लोग उसको भर भर कर गालियां भी दे रहे हैं। फिर जब शाम को उसकी वाइफ और बेटी घर पर वापस आती है तो वो दोनों ही कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। फिर वो अपनी वाइफ को पूरी स्टोरी बताता है कि उस वीडियो क्लिप में सिर्फ यही वीडियो का पार्ट दिखाया गया है। अगर पूरी वीडियो देख लेते तो लोग यही कहते कि उस कमीने को और मारो,
बल्कि जान से मार डालो। अब इस बेचारे को पता नहीं था कि ये जो भी बकवास कर रहा है वो सच हो जाएगी। दरअसल नेक्स्ट डे उसकी बेटी पेज के बॉयफ्रेंड का कत्ल हो जाता है, यानी कि उसी नशेड़ी का कत्ल हो जाता है। तभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे दो ऑफिसर इसाक और रूबी आपस में बात करते हैं कि कत्ल होने से पहले इसने खुद दरवाजा खोला था, यानी कि ये कातिल को जानता था। लेकिन कातिल बड़ा ही बेरहम था, उसने बड़े घिनौने तरीके से कत्ल किया है। अगले सीन में हम देखते हैं साइमन अपनी वाइफ इनग्रिड को लेकर अपनी बेटी के स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता है, लेकिन वहां पर भी सब लोग साइमन को क्रूरता भरी नजरों से देखते हैं। तभी डिटेक्टिव इसाक और रूबी साइमन से मिलने के लिए स्कूल में ही पहुंच जाते हैं और स्टाफ रूम में ले जाकर बताते हैं कि आपने जिस गरीब को पीटा था उसका कत्ल हो गया है। क्या आप बताएंगे कि कल आप सारा दिन कहां पर गए थे? साइमन कहता है जाकर मेरी वकील से पूछो। दूसरी तरफ एलिना मिस्टर सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि किस लिए बुलाया है। वो बताते हैं कि मेरा 21 साल का बेटा हेनरी गायब हो गया है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बालिग है, इसलिए बिना बताए कहीं भी आ जा सकता है। फिर वो बताता है कि जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ उस दिन उसने मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज भेजा कि मैं साउथ जा रहा हूँ और 2 हफ्तों के बाद लौटूंगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज तक वो कहीं भी गया है तो बिना बताए ही गया है, कभी मैसेज नहीं किया। तो इस बार उसने मैसेज क्यों किया? और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ है। फिर एलिना कहती है कि मैं आपको डराना तो नहीं चाहती, लेकिन आजकल के जवान लड़के लड़की बिना फोन के 2 मिनट भी नहीं रह पाते, इसलिए हो सकता है या तो उसका फोन टूट गया होगा या फिर किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया होगा। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ निकालूं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव साइमन से पूछताछ कर रहे थे। साइमन कहता है कि मेरा फोन हर पल मुझे ट्रैक करता रहता है, चाहे तो आप हर एक रूट को चेक कर सकते हो। फिर रूबी पूछती है कि आपको कैसे पता चला उस दिन आपकी बेटी पार्क में आने वाली है? साइमन बताता है कि मेरे पड़ोसी चार्ली ने उसको देखा था। पेज वहां पर अक्सर गाना गाने के लिए आया करती थी। फिर वो बताता है कि उस नशेड़ी ने मेरी बेटी को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। उसके पास रहकर मेरी बेटी अलग तरह की इंसान बन गई और उस दिन पार्क में वो नशेड़ी मुझ पर हमला कर रहा था, इसीलिए मैंने अपने बचाव में उसको पीटा। और अब अगर किसी ने उसको मार दिया है तो मैं तो बहुत खुश हूँ, काश वो तड़प तड़प कर मरा हो। ये बात सुनकर उसकी वकील कहती है चुप हो जाओ। फिर इसाक कहता है कि अब हमारे पास एक बेहतर वजह है इस बात की कि आपने उस नशेड़ी को क्यों मारा। वकील कहती है आप खुद भी थोड़ी मेहनत कर लो, अब क्या टिकटॉक की कांटी छाटी वीडियो के आधार पर इनको सजा दिलवाओगे? फिर वो साइमन को वहां से बाहर ले जाती है और समझाती है कि आज के बाद पुलिस के सामने कभी भी मत कहना कि तुम उसके मरने पर खुश हो, और अगर तुम्हें कुछ भी याद आ जाए कि जिस वक्त वो नशेड़ी मरा तुम अपने घर पर क्या कर रहे थे तो तुम सीधा मुझे कॉल करना। अगले सीन में हम एक लड़का लड़की को देखते हैं जो कि पैसे लेकर किसी को भी मार सकते हैं। इस समय ये दोनों किसी के घर के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही वो आदमी अपनी बेटियों के साथ घर पर आता है तो कातिल अपनी गन लेकर उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो उस आदमी को कहता है शांत रहो और अपनी बेटियों के बारे में सोचो, शोर करोगे तो मैं अंदर जाकर तुम्हारी बेटियों को भी मार डालूंगा। फिर वो जबरदस्ती उस आदमी से एक मैसेज टाइप करवाता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, और फिर उसको गोली मार देता है। मारने के बाद वो उस कातिल का फोन लेता है और उस मैसेज को उसकी वाइफ के पास सेंड कर देता है। अब मारने के स्टाइल से तो ऐसा लग रहा था कि सेबेस्टियन के बेटे हेनरी को भी इसी ने मारा होगा। दूसरी तरफ साइमन घर पर आकर अपनी बीवी और बेटी से मिलता है। फिर वो अपने बेटे सैम के पास वीडियो कॉल करता है। सैम कहता है अगर आप कहो तो मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आ जाऊंगा, लेकिन साइमन उसको मना कर देता है। फिर वो अपनी वाइफ के साथ टहलने के लिए जाता है और बताता है कि मेरी वकील ने बताया उस नशेड़ी को तड़पा तड़पा कर मारा गया था, किसी ने उसकी 3 उंगलियां भी काट ली थी। मुझे तो ये किसी गैंग का काम लगता है। फिर अगले दिन सुबह साइमन और उसकी वाइफ आपस में सलाह करते हैं कि हमें अपनी बेटी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब से वो नशेड़ी मरा है तब से हमारी बेटी का भी कोई अता पता नहीं है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि हमें क्राइम सीन पर जाना होगा, जानती हूँ ये गैर कानूनी है, लेकिन हम रात को जाएंगे। अब साइमन भी उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिना अपनी असिस्टेंट लू के पास फोन करती है और बताती है कि मैं हेनरी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रही थी। किसी ने उसकी लास्ट पोस्ट पर कमेंट किया है कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे। वो प्रोफाइल लॉक है, क्या तुम पता लगा सकती हो कि वो प्रोफाइल किसकी है? लू कहती है थोड़ा समय लगेगा। फिर एलिना होटल वाली लेडी की फोटोज खींचने लगती है। अब इसको मारिया के साथ क्या मसला है ये राज बाद में खुलेगा। तभी कुछ घंटे बाद जब रात होती है तो साइमन अपनी वाइफ के साथ नशेड़ी के घर पर पहुंच जाता है और जबरदस्ती दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर उसका पड़ोसी आ जाता है
और बताता है आपकी बेटी पेज यहाँ पर नहीं है, वो मेरी दोस्त थी। फिर वो बताता है कि इस रूम की एक चाबी मेरे पास भी है। अक्सर वो नशेड़ी चाबियां गुमा दिया करता था, इसलिए उसने एक चाबी मुझे भी दी हुई थी। फिर जब वो रूम खोलकर दिखाता है तो गंदगी देखकर साइमन और उसकी बीवी का दिमाग चकरा जाता है कि उनकी बेटी महल जैसे घर को छोड़कर यहाँ गंदगी में रहती थी। फिर वो लोग पड़ोसी से पूछते हैं कि आपने पेज को लास्ट टाइम कब देखा। वो बताता है कि नशेड़ी के मरने से 2 दिन पहले वो अपने डीलर रोको के पास ड्रग लेने के लिए जा रही थी। उसके चेहरे पर खून भी लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसको पीटा हो। मेरा तो दिल कर रहा था कि उस नशेड़ी को मैं जान से मार दूं, लेकिन मैंने नहीं मारा। फिर वो उन दोनों को उस ड्रग डीलर का एड्रेस भी दे देता है। फिर वो दोनों सीधा रोको के अड्डे पर पहुंच जाते हैं ताकि उससे अपनी बेटी के बारे में पूछ सके। उस समय रोको वहां पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। फिर वो बाहर आकर पूछता है क्या चाहिए। इनग्रिड कहती है कि मेरी बेटी पेज तुमसे ड्रग खरीदना चाहती थी, बताओगे वो कहां पर है। रोको कहता है दिमाग खराब हो गया है क्या, ऐसी बातें धीरे बोलते हैं। तभी साइमन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी बेटी के बारे में बताओ, मैं तुम्हें 10,000 पाउंड्स दूंगा। तभी वहां पर लूथर नाम का एक और नशेड़ी आता है और उन दोनों पर गन तान देता है। दूसरी तरफ वो दोनों कातिल अपनी कार को जला देते हैं ताकि अगर उनकी कार किसी सीसीटीवी कैमरे में भी आ गई हो तो सारे सबूत मिट जाएं। अब रूबी को भी पता चल जाता है कि हेनरी की लास्ट पोस्ट पर मैसेज किसने किया था। वो मैसेज पेज ने किया था, साइमन की बेटी ने। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं लूथर साइमन की वाइफ को गोली मार देता है, लेकिन उसके बाद वहां पर एक गोली और चलती है। अब वो गोली किसने किसको मारी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं साइमन की वाइफ को मरने से पहले हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है और उसका इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें कर रहे थे कि साइमन को ये पता होने के बावजूद कि नशेड़ी का घर इस समय क्राइम सीन है, फिर भी वो वहां पर गया और उसके बाद अपनी बेटी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर गोलियां क्यों चली? फिर रूबी अपनी थ्योरी बनाती है और बताती है कि जरूर सिमोन को लूथर ने कत्ल करता हुआ देख लिया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर लूथर को ठिकाने लगाने के लिए आया होगा। लूथर ने भी अपने बचाव में ही गोली चलाई होगी जो कि साइमन की वाइफ को लग गई। इस समय वो टूटा हुआ है और हमें उससे सच उगलवाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कातिल और उसकी गर्लफ्रेंड एक और आदमी को मारने के लिए जाते हैं जो कि एक टैटू पार्लर चलाता है। जब वो कातिल उस आदमी को मार देता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पर आ जाती है और बहस करने लगती है कि तुम इसका पर्स और घड़ी क्यों उतार रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि अलग तरीके से मारना। लेकिन तभी उस टैटू पार्लर में काम करने वाला एक लड़का उन दोनों को देख लेता है और फिर वो डर के मारे अंदर जाकर छुप जाता है। फिर वो किलर उसके पीछे पीछे अंदर जाता है और उसको भी ठोक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब साइमन हॉस्पिटल में बैठा हुआ था तो उसके पास डॉक्टर जे आता है और कहता है कि हमने तुम्हारी वाइफ को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, उसका ऑपरेशन ठीक रहा। फिर साइमन भी उससे मिलने की जिद करने लगता है और जे उसको उसकी वाइफ से मिलवाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ एलिना सेबेस्टियन के पास जाती है और बताती है कि आपके बेटे की लास्ट पोस्ट के ऊपर किसी पेज नाम की लड़की का कमेंट आया हुआ था कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे। फिर सेबेस्टियन बताता है कि मेरा बेटा किसी पेज नाम की लड़की के साथ बात तो किया करता था। फिर बाहर आकर वो अपनी असिस्टेंट लू के पास फोन करती है और बताती है कि हेनरी के रूम में टैटू पार्लर का एक पंफलेट मिला है, जबकि उसने अपने शरीर पर कहीं भी टैटू नहीं बनवाया हुआ था। उस पंफलेट के ऊपर एक नंबर भी लिखा हुआ है जो कि इस समय बंद है। फिर लू कहती है कि तुम उस नंबर को मेरे पास भेज दो, मैं पता लगाती हूँ कि वो नंबर किसका है और पेज की भी कुंडली निकालती हूँ। दूसरी तरफ साइमन की सिस्टर इन लॉ साइमन की बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर डॉक्टर बताता है कि इनको 48 घंटे के बाद होश आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन इतने में वहां पर वो दोनों डिटेक्टिव भी आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप मरीज को परेशान नहीं कर सकते। फिर वो साइमन को बाहर ले जाता है और पूछता है कि कल आपकी वाइफ को गोली कैसे लगी। साइमन बताता है कि हम वहां पर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गए थे। सीधा सीधा कहूं तो मैं वहां पर तुम्हारा काम करने के लिए गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं रोको से कुछ पूछ पाता उस सड़क छाप गुंडे ने हम पर गोलियां चला दी। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि आप उस नशेड़ी के फ्लैट में क्या करने के लिए गए थे, जबकि आपको वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। फिर साइमन कहता है मेरी वकील को बुलाओ। फिर डिटेक्टिव कहता है अच्छा ये तो बताओ कि लूथर को किसने गोली मारी। दरअसल लूथर को गोली नशेड़ी के पड़ोसी ने मारी थी, जिसने साइमन और उसकी वाइफ को उस अड्डे का एड्रेस बताया था, लेकिन साइमन उसका नाम नहीं बताता और कहता है कि उस समय मैं सदमे में था,
इसलिए मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। अब तुम मुझ पर फालतू के इल्जाम थोपना बंद कर दो और जाओ जाकर मेरी बेटी और लूथर के बारे में पता करो। डिटेक्टिव बताता है कि लूथर इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदा है क्योंकि उसके कंधे में गोली लगी थी। फिर साइमन डिटेक्टिव को वहीं पर छोड़कर लूथर को ढूंढने लगता है और जैसे ही उसको लूथर मिल जाता है तो वो कहता है इसी गंजे ने मेरी बीवी को गोली मारी थी। फिर डिटेक्टिव उसको बाहर रुकने के लिए कहकर खुद अंदर चला जाता है और लूथर से पूछता है कि तुमने कल रात उस औरत पर गोली क्यों चलाई, लेकिन लूथर कहता है कि मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई। ये बात सुनते ही साइमन गुस्से में अंदर आ जाता है और कहता है ये साला गंजा झूठ बोल रहा है। फिर डिटेक्टिव साइमन को शांत होने के लिए कहता है और गंजे से पूछता है कि कल जब ये आदमी अपनी वाइफ के साथ तुम्हारे अड्डे पर आया तो क्या इसके पास गन थी। ये बात सुनकर साइमन कहता है ये तुम क्या पूछ रहे हो, तुम तो इसको आइडिया दे रहे हो। लेकिन लूथर कहता है कि मैं अपने वकील के बिना कुछ भी नहीं कहूंगा। फिर इसाक अपनी पार्टनर रूबी के पास जाता है और बताता है कि साइमन को देखने के बाद लूथर बहुत ज्यादा डर गया था और मेरे हिसाब से उसके डरने का कारण ये है कि उसने साइमन को नशेड़ी का खून करते हुए देख लिया था। लेकिन रूबी कहती है बस करो, नशेड़ी को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, साइमन उसको इतनी दरिंदगी से नहीं मार सकता। तभी रूबी के पास एक मैसेज आता है और वो बताती है कि उस आदमी का पता चल गया है जिसके पास नशेड़ी के रूम की दूसरी चाबी थी। उसका नाम मिस्टर कार्नेलियस फेबर है। फिर डिटेक्टिव इसाक सीधा कार्नेलियस के पास पहुंच जाता है लेकिन घर पर कोई था ही नहीं। फिर जब डिटेक्टिव वहां से जाने लगता है तो कार्नेलियस उसको छुप छुप कर देख रहा था, यानी कि वो वहीं पर था लेकिन छुपा हुआ था। दूसरी तरफ साइमन अपने बेटे सैम के पास फोन करता है ताकि उसकी माँ के बारे में बता सके, लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि इस समय वो अपनी बहन का गिटार बजा रहा था। दूसरी तरफ लू अलीना को फोन करके बताती है कि पेज साइमन की बेटी है, वही साइमन जिसने गरीब आदमी की पिटाई की थी। और इसके अलावा मुझे एक और बात पता चली है कि पेज ने हेनरी के पास एक मेल भी भेजी थी। बाकी की डिटेल मैं मिलकर बताऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं सैम अपनी बहन का गिटार बेचने के लिए जाता है। खरीदार लड़का गिटार के पूरे पैसे देकर उसका गिटार तोड़ देता है। अब अपनी बहन के प्यारे गिटार को टूटता हुआ देख सैम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी मौसी का फोन आता है और वो बताती है कि तुम्हारी माँ को गोली लगी है, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। दूसरी तरफ साइमन कार्नेलियस से मिलने के लिए जाता है और कहता है मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कार्नेलियस कहता है कि मैं पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, वरना तुम्हारी पत्नी को कभी भी गोली नहीं लगने देता। लूथर को भी मैंने जानबूझकर कंधे पर गोली मारी थी ताकि उसकी जान न जाए। दरअसल कार्नेलियस एक रिटायर फौजी था, इसलिए उसके निशाने एकदम सटीक थे। फिर साइमन उससे मुद्दे की बात करता है और कहता है मैं रोको से मिलना चाहता हूँ। कार्नेलियस बताता है कि रोको एक सन की इंसान है, जिस जगह वो छुपा हुआ है अगर हम वहां पर गए तो वो हमें मार डालेगा। दूसरी तरफ इसाक साइमन के दोस्त डॉक्टर जे से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि नशेड़ी के कत्ल से अगले दिन तुम इनग्रिड से लड़ क्यों रहे थे। डॉक्टर बताता है कि हम लड़ नहीं रहे थे, बल्कि मैं उसको बोल रहा था कि तुम आज मुझे थकी हुई लग रही हो, इसलिए अपने घर चली जाओ और जाकर आराम करो। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। थका होना हमारे प्रोफेशन में सही नहीं है। दूसरी तरफ साइमन और कार्नेलियस दोनों रोको के घर पर पहुंच जाते हैं और जब उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो वो कहते हैं हमें रोको से मिलना है। अपनी माँ के आगे रोको एकदम शरीफ बिहेव करता है, लेकिन उसके जाते ही वो पूछता है तुम लोग इधर क्यों आए हो बे। साइमन पूछता है तुमने उस नशेड़ी आयरन को क्यों मारा, लेकिन रोको कहता है दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, वो मेरा ही आदमी था, भला मैं उसको क्यों मारूंगा, और मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लास्ट टाइम जब वो मेरे पास माल लेने के लिए आई थी तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है, इसलिए फूट लो यहाँ से। फिर साइमन कहता है तुम मेरी बेटी को ढूंढो, बदले में मैं तुम्हें 50,000 पाउंड्स दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव इसाक के पास हॉस्पिटल से नशेड़ी की कत्ल वाली रात की सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, जिसको देखकर उनको पता चल जाता है कि कत्ल वाली रात यानी कि मंगलवार रात को साइमन की बीवी इनग्रिड हॉस्पिटल से बाहर गई थी, वो भी अपनी ड्यूटी के दौरान। दूसरी तरफ सैम अपने फोन से किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहा था, तभी उसकी मौसी वहां पर आती है और कहती है चलो बात खत्म हुई। अब इसने किसको पैसे दिए थे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि कार्नेलियस के पास उसके किसी पड़ोसी का फोन आता है और वो बताता है कि नशेड़ी के घर पर कोई औरत आई है। फिर वो दोनों जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एलिना आई है। वो कहती है कि मुझे आपकी बेटी पेज से मिलना है, यानी कि अब 2 अलग अलग कहानियां यहाँ पर आकर जुड़ जाती हैं। अब बची है तीसरी कहानी किलर
और उसकी गर्लफ्रेंड की, वो भी आगे जाकर इनके साथ कनेक्ट हो ही जाएगी। तभी हम देखते हैं कि किलर की गर्लफ्रेंड अपने अगले शिकार की फोटो देख रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि साइमन की बेटी पेज थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं एलिना उन दोनों को कहती है कि यहाँ पर जो भी कांड हुआ है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस पेज से मिलना है। दरअसल उसका एक दोस्त हेनरी पिछले 8 दिनों से लापता है, मैं बस उसके बारे में जानना चाहती हूँ। फिर कार्नेलियस कहता है कि कुछ दिन पहले पेज के बॉयफ्रेंड का कत्ल हो गया था, तभी से वो भी गायब है। एलिना कहती है क्या उस गरीब आदमी को तुमने मारा है? साइमन कहता है मार सकता था लेकिन मारा नहीं। फिर वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? एलिना बताती है कि हेनरी के लापता होने से पहले उसके पास आखिरी मेल तुम्हारी बेटी की आई थी, उसी ने हेनरी को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि प्लीज तुम वहाँ पर मत आना। वो मेल मैब्रिज यूनिवर्सिटी से भेजा गया था। लास्ट टाइम तुम्हारी बेटी की मेल आईडी वहीं से लॉगिन हुई थी। साइमन कहता है कि वहाँ तो मेरा बेटा पढ़ता है। फिर एलिना खुद साइमन को छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में वो पूछती है कि तुम्हारी बेटी उस कॉलेज में क्यों गई होगी? साइमन कहता है मैं तो खुद नहीं जानता। दूसरी तरफ वो दोनों डिटेक्टिव ये बात जानने में लगे थे कि उस रात इनग्रिड गई तो थी, लेकिन वापस कब लौटी ये पता नहीं है, क्योंकि अगले दिन सुबह उसकी फिर से वहां से बाहर निकलने की फुटेज मिली है। यानी कि जाने की 2 फुटेज है लेकिन आने की एक भी नहीं। अब हमें यही पता लगाना है कि वो कितने घंटे बाद वापस आई थी और उसकी फुटेज क्यों नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर कार्नेलियस डिटेक्टिव इसाक के बारे में रिसर्च कर रहा था कि ये बंदा कौन है और अब तक इसने कितने केसेस सॉल्व किए हैं। तभी कुछ देर बाद एलिना और साइमन दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर साइमन अपने बेटे से मिलता है और बताता है कि ये एक जासूस है और अब से पेज को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगी। फिर वो सभी को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है और अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम पेज से मिले थे? सैम बताता है कि 1 हफ्ता पहले वो मेरे कॉलेज में आई थी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहती थी क्योंकि आपने उसके बॉयफ्रेंड की पिटाई कर दी थी और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया होगा। वो मेरे पास पूरे 4 दिन तक रुकी रही। फिर साइमन कहता है वो तुम्हारे पास पूरे 4 दिन से थी और तुमने मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा। उसने तुमसे और क्या क्या कहा? कोई ऐसी जगह बताई जहां पर वो जाना चाहती हो? सैम कहता है उसके गिटार की एक स्ट्रिंग टूट गई थी और जब मैं ठीक करवाने के लिए गया तो पीछे से वो मेरा काफी सारा सामान चोरी करके भाग गई और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों का भी। मुझे उनके सामान की भरपाई करनी पड़ी और इसके लिए मुझे मौसी से पैसे उधार लेने पड़े। यानी कि कल रात वो मौसी से पैसे लेकर अपने दोस्तों को ही ट्रांसफर कर रहा था। फिर साइमन ये सारी बात जाकर एलिना को भी बता देता है और वो समझ जाती है कि जरूर पेज ने इसी दौरान हेनरी के पास वो मेल की होगी। फिर एलिना पूछती है क्या उसने कभी घर में भी चोरी की है? साइमन बताता है हाँ, एक बार उसने गहने चुराए थे। फिर एलिना बताती है कि कल उस नशेड़ी की शोक सभा है, तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए। पेज वहां पर आ सकती है, लेकिन साइमन कहता है कि पूरी दुनिया ने मुझे उसको पीटते हुए देखा था और पुलिस को लगता है कि मैंने ही उसे मारा है, फिर भी तुम मुझे वहां पर जाने के लिए बोल रही हो। एलिना कहती है तुम्हें वहां पर जाकर पता करना चाहिए कि पेज, हेनरी और उस नशेड़ी के बीच में क्या कनेक्शन था। फिर वहां से निकलकर एलिना सीधा मारिया के घर पर पहुंच जाती है। मारिया वही लेडी है जिसके रेस्टोरेंट में ये अक्सर खाना खाने के लिए जाया करती थी और उस पर नजर भी रखती थी। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो एलिना अपनी ट्रिक से उसका दरवाजा खोल लेती है और अंदर जाकर घर की तलाशी लेने लगती है। तलाशी के दौरान उसको एलिना के घर पर एक बूढ़ी औरत की फोटो मिलती है। फिर वो उस फोटो को अपने पास रख लेती है, लेकिन इतने में मारिया भी वहां पर आ जाती है। अब एलिना फंसने वाली थी, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अंदर टंगी कार की चाबी से बार बार उसकी कार को अनलॉक करने लगती है, जिसके कारण मारिया को थोड़ा टाइम लग जाता है और एलिना को भागने का मौका मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव इसाक और रूबी हॉस्पिटल में पूछताछ करने के लिए जाते हैं कि कत्ल की रात इनग्रिड हॉस्पिटल से कितने बजे गई थी और वापस कितने बजे आई। तभी इसाक की नजर डॉक्टर जे पर पड़ती है और वो उनसे भी सवाल जवाब करने के लिए पहुंच जाता है और पूछता है कि मंगलवार की रात इनग्रिड रात 8 बजे कहां पर गई थी। डॉक्टर बताता है कि हर मंगलवार पास में ही स्पेशल फूड बनता है और इनग्रिड हमेशा वहां से अपने स्टाफ के लिए खाना लेने के लिए जाती है। अब ये जवाब सुनते ही डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। तभी शाम को साइमन नशेड़ी का शौक मनाने के लिए उसके पिता के फार्म पर पहुंच जाता है। दरअसल वो नशेड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, जिनका एक बहुत बड़ा प्राइवेट जू भी है और फार्म भी। लेकिन जब वो उसके पिता के पास जाता है तो वो उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करते, इसलिए साइमन वहां से बाहर आ जाता है। फिर बाहर आकर वो एलिना के पास फोन करता है और बताता है
कि उसके बाप ने तो मुझसे बात तक नहीं की। फिर एलिना उसको कहती है कि वहीं रुको और उसकी माँ के आने का इंतजार करो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। दूसरी तरफ वो दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें कर रहे थे कि मंगलवार की रात इनग्रिड लगभग 1 घंटा हॉस्पिटल से बाहर रही थी और सच में खाना लेकर आई थी। अब हम रेस्टोरेंट में जाकर पता करेंगे कि क्या वो 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में ही थी। दूसरी तरफ साइमन नशेड़ी की माँ का पीछा करने लगता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी में कहीं पर जा रही थी। तभी लो भी एलिना को बता देती है कि उस टैटो वाली पर्ची पर जो नंबर लिखा हुआ था वो किसी डेमियन नाम के बंदे का था। फिर एलिना कहती है कि मैं उस टैटू पार्लर जा रही हूँ, शायद वहीं जाकर मुझे कुछ पता चलेगा। फिर जब एलिना वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उस टैटू पार्लर में पुलिस वाले खड़े हैं, यानी कि कल रात उस कातिल ने जिस इंसान को मारा था वो टैटू पार्लर का मालिक डेमियन था। फिर जब एलिना वहां पर जाने लगती है तो एक पुलिस वाला उसको रोक देता है। फिर एलिना कहती है मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं और तुम्हारी सीनियर इस समय मेरी लाइन पर है, जो कि मेरी क्लासमेट थी। फिर एलिना उससे पुलिस वाले की बात करवाती है। उसकी सीनियर उससे कहती है कि इनको इन्वेस्टिगेशन करने दो, ये तुमसे कहीं ज्यादा तेज है, ये हमारी इस केस में कुछ न कुछ हेल्प ही करेगी। फिर छानबीन करने के बाद एलिना बताती है कि कातिल कत्ल करने के बाद उसकी घड़ी और वॉलेट ले गया ताकि सब लोग यही समझें कि ये चोरी का मामला है, जबकि ऐसा नहीं है। जब कातिल ने डेमियन को मारा तो यहाँ पर काम करने वाला लड़का कूड़ा फेंकने के लिए जा रहा था, लेकिन कत्ल होता हुआ देखकर उसने ये गार्बेज वाला बैग यहीं पर छोड़ दिया और डर के मारे अंदर भाग गया, लेकिन बेचारा बच नहीं पाया। दूसरी तरफ साइमन नशेड़ी की माँ का पीछा करते करते एक बार में पहुंच जाता है। वो औरत साइमन को पहचान लेती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। साइमन कहता है मेरी बेटी लापता है। फिर नशेड़ी की माँ कहती है 2 बातें हो सकती है, या तो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे का कत्ल किया और भाग गई, या फिर जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया उसने तुम्हारी बेटी को भी अगवा कर लिया। फिर साइमन उसको हेनरी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये लड़का भी गायब है, क्या तुम्हारा बेटा इसको जानता था? हो सकता है कि इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन हो। लेकिन नशेड़ी की माँ कहती है कि तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देती हूँ, इस नशेड़ी लड़की को भूल जाओ और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे साथ हैं, वरना तुम उनको भी खो दोगे। दूसरी तरफ वो दोनों डिटेक्टिव उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां से अक्सर इनग्रिड खाना लेने के लिए जाया करती थी, लेकिन पूछने पर वो ओनर बताता है कि पिछले मंगलवार वो ऑर्डर देकर चली गई थी, हमने खाना हॉस्पिटल में डिलीवर करवाया था और हाँ, वो पीछे के दरवाजे से बाहर गई थी। फिर वो दोनों पीछे के रास्ते से बाहर जाकर देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो किसी से छिपना चाहती थी, तभी तो वो पीछे के दरवाजे से बाहर गई। दूसरी तरफ साइमन फिर से नशेड़ी की माँ के पास जाता है और उसके बारे में पूछने लगता है। फिर तंग आकर वो बता देती है कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और मेरी उससे ज्यादा बनती भी नहीं थी। वो जब 8 साल का था तब मेरी उसके पिता के साथ शादी हुई थी। बचपन से ही वो लड़का ठीक नहीं था और उसने मेरे पति की नाक में दम कर रखा था। फिर वो साइमन को एक और बात बताती है कि मेरे पति ने मुझे बताया था कि वो अपनी बीवी से पहली बार इटली में मिले थे, लेकिन एक बार मैंने अपने पति के साथ विदेश घूमने का प्लान बनाया और जब मुझे उनका पासपोर्ट नहीं मिला तो मैंने पासपोर्ट ऑफिस में फोन किया, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पति ने कभी पासपोर्ट बनवाया ही नहीं, यानी कि उनकी पत्नी वाली कहानी झूठी थी, वो कभी इटली गया ही नहीं। दूसरी तरफ टैटू के ओनर डेमियन का हस्बैंड भी वहां पर पहुंच जाता है और पंफलेट देखकर बताता है कि ये हैंडराइटिंग डेमियन की ही है और हेनरी जरूर उसका क्लाइंट होगा। तभी रात को साइमन फिर से नशेड़ी के बाप वाइनी के पास पहुंच जाता है और उसकी पहली बीवी के बारे में पूछने लगता है। वाइनी कहता है इसका मतलब मेरी दूसरी बीवी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, जाओ अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे पीट लो। लेकिन साइमन कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना दी थी, उसको ड्रग की आदत में धकेल दिया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं कभी भी तुम्हारे बेटे पर हाथ नहीं उठाता। वाइनी कहता है यानी कि तुम्हें पूरी सच्चाई का पता ही नहीं है। सच्चाई ये है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी, वो खुद उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई थी। मेरा बेटा पहली बार उसको सामने खड़ी कैरावैन में मिला था। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी थी। फिर वहां से जाते वक्त वो एलिना के पास वॉइसमेल भेजता है और यहाँ जो कुछ भी उसको पता चला वो सब कुछ बता देता है, लेकिन तभी वो वापस जाने के बजाय उस कैरावैन में जाने लगता है ताकि उसकी तलाशी ले सके। दूसरी तरफ मारिया भी अपने घर में छुपाए हुए हिडन कैमरे के जरिए ये पता लगा लेती है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर एलिना आई थी। इस समय एलिना टैटू पार्लर में बैठकर डेमियन के क्लाइंट्स की लिस्ट चेक कर रही थी। फिर वो ब्राउजर में जाकर हिस्ट्री चेक करने लगती है जिसमें उसको एक ऐसी वेबसाइट मिलती है
जिस पर डेमियन अपनी फैमिली के बारे में सर्च किया करता था। तभी उसको हेनरी के पिता की बात याद आती है कि उसका बेटा हेनरी अडॉप्टेड है। अब इन सब चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कातिल और उसकी गर्लफ्रेंड सुहारा नाम की एक बुढ़िया के घर पर जाते हैं। ये वही बुढ़िया थी जिसकी फोटो एलिना को मारिया के घर से मिली थी और ये बुढ़िया इन दोनों कातिलों को भी जानती थी, इसीलिए इसने इनको अंदर आने दिया। दूसरी तरफ जब साइमन उस कैरावैन में पहुंचता है तो वहां उसको अपनी बेटी के कपड़े मिल जाते हैं। फिर वो बाहर आकर अपनी बेटी का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हमें पिछले साल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक लड़के को जिम में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। ये लड़का मस्ती में एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर हुडी पहने एक लड़का आता है और डंबल से मार मारकर उस लड़के को अधमरा कर देता है। उस समय पेज भी वहीं पर मौजूद थी जो ऊपर खड़ी खड़ी उस लड़के को पीटता हुआ देख रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वही लड़का जो उस दिन जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, इस समय वो कॉलेज के हॉस्टल की विंडो में खड़ा था। तभी वो वहां पर साइमन को देखता है जो कि गुस्से में अंदर जा रहा था। तभी वहां पर खड़ी 3 लड़कियां उसको कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने बेघर आदमी को पीटा था। साइमन कहता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा है। फिर वो असेंबली हॉल में चला जाता है और अपनी बेटी की फ्रेंड केटी से मिलता है, लेकिन केटी तो उससे ठीक ढंग से बात भी नहीं करती और उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन जब साइमन उसको बार बार पूछता है तो वो बताती है कि एक बार पेज मेरी कार लेकर साइमन से मिलने के लिए गई थी। वो अक्सर परेशान रहती थी। जब मैंने उससे परेशानी का कारण पूछा तो वो बोली कि मेरे घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जब डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि डॉक्टर इनग्रिड का हाथ पकड़कर बैठा है। फिर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम्हें पेशेंट्स वगैरह नहीं देखने होते क्या, सारा दिन इधर ही पड़े रहते हो। फिर डॉक्टर बताता है कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। तभी डिटेक्टिव उसको बताता है कि हम रेस्टोरेंट में पता करने के लिए गए थे। वहां जाकर हमें पता चला कि उस रात वो बहुत परेशान थी। फिर हमने जब वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी तो देखा आप उनका पीछा कर रहे थे। आप दोनों का उस दिन झगड़ा भी हुआ था। क्या ये उस दिन आपसे ही डरी हुई थी? फिर जब डॉक्टर कोई भी सही सा जवाब नहीं देता तो डिटेक्टिव कहता है बेहतर होगा आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें। फिर पुलिस स्टेशन में ले जाकर जब डॉक्टर से पूछताछ की जाती है तो डॉक्टर बताता है कि मेरा इनग्रिड के साथ अफेयर चल रहा था और उस रात भी रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वो मेरे ही घर पर गई थी और मैं भी उसके पीछे पीछे अपने घर पर जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो। उस रात वो मेरे साथ थी, इसलिए नशेड़ी का मर्डर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर डॉक्टर के जाने के बाद दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें करते हैं। इसाक रूबी से पूछता है कि जो भी डॉक्टर ने कहा उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। रूबी कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो मर्डर इनग्रिड ने किया है और डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसाक कहता है कि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उन दोनों का चक्कर है। अगर किसी आदमी की नशेड़ी बेटी और धोखेबाज बीवी हो तो वो आदमी कत्ल नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब मैं जाकर उसी से पता करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं साइमन अपने बेटे के पास फोन करता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो। सैम बताता है कि मौसी ने मुझे मोम की अंडरगारमेंट्स लाने के लिए भेजा है। फिर साइमन कहता है तुम अभी की अभी पेज के रूम में जाओ और उसके पुराने सामान के बक्से निकालो, देखो तुम्हें वहां पर कोई डायरी वगैरह मिलती है क्या। सैम कहता है पहले ही बकवास काम कर रहा हूँ और आप चाहते हैं कि मैं इससे भी बकवास काम करूँ। पेज ने लड़कों के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी होंगी। फिर सामान चेक करने पर उसको एक प्लानिंग बुक मिलती है जिसमें कई सारे पन्नों पर PVB लिखा हुआ था। फिर साइमन पूछता है इसका क्या मतलब हुआ। सैम कहता है कि हो सकता है ये उसके बॉयफ्रेंड का नाम हो, पहली बार उसने ये नाम 9 अक्टूबर को लिखा था। तभी साइमन के पास पेज की दूसरी फ्रेंड जूडी भी आ जाती है और पूछती है पेज कैसी है। फिर पेज का हालचाल बताकर साइमन उससे पूछता है कि क्या PVB नाम से कोई उसका बॉयफ्रेंड था। जूडी बताती है कि PVB का मतलब है प्रोफेसर वैन बिक और वो हमारे बायोलॉजी प्रोफेसर हैं और एक फैमिली ट्री क्लब भी चलाते हैं। पेज और वो काफी करीब थे। फिर साइमन पूछता है तुम तो घर चली गई थी ना, मुझे ऐसा केटी ने बताया था। जूडी बताती है कि उसकी पेज के साथ लड़ाई हो गई थी और फिर उसने पेज को अपने रूम से बाहर निकाल दिया। तभी कुछ देर बाद जूडी साइमन को केटी के रूम में लेकर जाती है जो कि पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, यानी कि वो अपना सामान लेकर यहाँ से भाग गई। अगले सीन में हम देखते हैं एलिना डिटेक्टिव एलेक्स से मिलने जाती है। एलेक्स बताता है कि मैंने डेमियन के बॉयफ्रेंड से बात की थी। उसने बताया कि डेमियन अपने पिता के मरने के बाद अपनी असली फैमिली की तलाश में था, यानी कि उसके पिता ने उसको अडॉप्ट किया हुआ था। फिर एलिना कहती है कोई तो है जो अडॉप्ट लिए हुए बच्चों को मार रहा है।
क्योंकि डेमियन भी अडॉप्टेड था और लापता हुआ लड़का हेनरी भी अडॉप्टेड था और वो नशेड़ी एरन उसका कत्ल हुआ है। हो सकता है कि वो भी अडॉप्टेड हो। दूसरी तरफ साइमन कॉलेज की रिसेप्शन पर जाता है और प्रोफेसर के बारे में पूछने लगता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि प्रोफेसर 1 साल पहले ही ये कॉलेज छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इस बात पर साइमन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर वो प्रोफेसर के रूम पर पहुंच जाता है और उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसके ऊपर जिम में हमला हुआ था। वो कहता है कि अगर आप किसी चीज की छानबीन करना चाहते हो तो आपको पुलिस वालों की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे बताओ तो शायद मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। फिर साइमन कहता है कि मैं पेज को ढूंढ रहा हूँ। पेज का नाम सुनते ही उस लड़के को अपने ऊपर हुआ हमला याद आ जाता है और वो कहता है सॉरी, मैंने उसको काफी वक्त से नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोफेसर के साथ भाग गई हो, क्योंकि प्रोफेसर बहुत ही ठरकी है। फिर बाहर आने के बाद वो एलिना को फोन करता है और कहता है कि हमें पेज के बायोलॉजी प्रोफेसर को ढूंढना होगा। हो सकता है वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया हो, लेकिन एलिना कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। फिर एलिना सीधा सेबेस्टियन के पास जाती है और बताती है कि गायब होने से पहले उसका बेटा भी टैटू आर्टिस्ट से बातें कर रहा था और उसका भी कत्ल हो गया। फिर मैंने उसकी माँ से बात की। उन्होंने बताया कि हमने अपने बेटे को होप एंड ग्रोथ नाम की एक एजेंसी से अडॉप्ट किया था। उस कंपनी का नाम सुनकर सेबेस्टियन घबरा जाता है, क्योंकि इसने भी अपना बेटा हेनरी उसी कंपनी से अडॉप्ट किया था। फिर वहां से निकलकर एलिना साइमन से मिलने के लिए जाती है। साइमन उसको प्रोफेसर के बारे में सारी बात बता देता है और कहता है अगर पूरी गड़बड़ के पीछे प्रोफेसर का हाथ हुआ तो मैं उसको मार डालूंगा। फिर एलिना कहती है रहने दो पहलवान, किस किस को मारोगे। बात करते समय एलिना बार बार मारिया की तरफ देख रही थी। फिर साइमन पूछता है कॉफी का टेस्ट ठीक तो है ना, फिर तुम बार बार उस वेट्रेस को क्यों देख रही हो। एलिना कहती है वो वेट्रेस नहीं है बल्कि मालकिन है और मेरे पति की नाजायज औलाद भी। और तो और मेरी सास को शुरू से ही इस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन उसने भी मुझसे ये बात छुपाई। उसको मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो मेरी टेक वुमन है लू। अब तुम जाओ और उस प्रोफेसर को ढूंढो। फिर जब साइमन अपने घर पर जाता है तो देखता है कि डिटेक्टिव उसका पहले से ही वहां पर इंतजार कर रहा है। फिर साइमन उसको घर के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर डिटेक्टिव साइमन को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ और डॉक्टर का कोई लफड़ा चल रहा है, क्योंकि कत्ल की रात तुम्हारी वाइफ उसके घर पर गई थी, वो भी अकेली। डॉक्टर ने खुद हमें ये बात बताई है। ये बात सुनने के बाद साइमन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो तो यही समझता था कि डॉक्टर उसकी वाइफ का बहुत ही अच्छा दोस्त है। शायद इसने शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना कि एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। दूसरी तरफ माफिया एलिना को कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर आई थी और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। एलिना कहती है प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। लेकिन मारिया कहती है समझने समझाने का वक्त चला गया, अब तो तुम्हें जेल ही जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और चोरी के इल्जाम में एलिना को पकड़ कर ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वही कातिल जिसका नाम ऐश है अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है अभी नहीं, अपना पुराना हिसाब बाकी है। फिर वो गन लेकर बुढ़िया के पास जाती है और पूछती है आपको हमारे बचपन की बातें तो याद है ना। दरअसल इस बुढ़िया ने बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट किए हुए थे और ये उन सबको डरा धमकाकर मार पीट कर अपने पास रखा करती थी, और इन दोनों को भी। फिर बुढ़िया कहती है सालों पुरानी बात याद दिलाकर तुम मुझे बुरा फील करवाना चाहती हो। उस समय तुम सब बहुत बिगड़े हुए बच्चे थे, डांटती नहीं तो और क्या करती। अब क्या उन सब बातों के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। डीडी तो उस बुढ़िया को तड़पाना चाहती थी, लेकिन ऐश डीडी के पीछे से गन निकालता है और बुढ़िया को ठोक देता है, और फिर दिन ढलते ही वो दोनों उस बुढ़िया को दफना देते हैं। दूसरी तरफ साइमन भी हॉस्पिटल में जाकर अपनी साली से पूछता है कि क्या पेज मेरी बेटी है, क्योंकि तुम्हारी बहन मुझे धोखा दे रही थी। मुझे डिटेक्टिव ने बताया कि जिस समय नशेड़ी का कत्ल हुआ तुम्हारी बहन डॉक्टर के घर पर गई थी, वो भी अकेली। लेकिन तभी इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और साइमन की साली वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रूबी इसाक को बताती है कि लूथर को जिस गन से गोली मारी गई थी वो गन सोवियत और तालिबान के फौजियों को इशू हुई थी। हो सकता है कि गोली चलाने वाला फौज में था और रिटायरमेंट के दौरान वो बंदूक अपने साथ ले आया। नशेड़ी का पड़ोसी जिसके पास उसके घर की चाबी थी वो भी तो फौज में था। अब जैसे ही इसाक उसकी फोटो देखता है तो हैरान हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं साइमन अपनी बेहोश वाइफ से पूछता है कि क्या पेज मेरी बेटी है, लेकिन तभी उसके टांके खुल जाते हैं और उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। फिर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि उसकी वाइफ को संभाला जा सके। दूसरी तरफ केटी प्रोफेसर के पास मेल करती है कि पेज के डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए चौकन्ने रहना। लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो मेल डिलीवर ही नहीं होती।
तभी हम उसी जिम वाले लड़के को देखते हैं। उसके फोन में भी पेज की कुछ फोटोज थी, इसलिए वो फालतू के लफड़े से बचने के लिए उन फोटोज को डिलीट कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अगले 4 एपिसोड में जल्दी ही लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय बाय।